ये लोग साहिल समंदर पर रहने की वजह से पैदाइशी गोताखोर थे। ये सब के सब इंडियन नेवी के आदमी थे। इनके साथ 2 नेवल ऑफिसर भी आए थे और एक रूसी भी था। मालूम हुआ कि ये रूसी बहरिया की इंटेलिजेंस का आदमी है और वहाँ उनका मुशीर बनकर साथ आया है। ये हुकूमत हिंद और रूस की तरफ से वहाँ भेजा गया था ताकि अपनी निगरानी में काम करवाए और सूरत हाल पर कड़ी निगाह रखे। उसका नाम दमेजी था। मैं चारों तरफ से घेरे में ले लिया गया था और मेरे इर्द गिर्द घेरा तंग होता जा रहा था। ठीक 10 बजे गोताखोरों ने अपना काम शुरू कर दिया। हम लोग क्रेन वाले ट्रेलर पर कुर्सियां डाले बैठे थे। गोताखोर 2-2, 3-3 की टोलियों में बारी बारी समंदर में उतरते, नीचे कुछ मिनट तक तलाश का काम जारी रखते और फिर ऊपर आ जाते। ये मुहिम 3 घंटे तक जारी रही, मगर समंदर के नीचे से सिवाय आबदोज के टूटे फूटे टुकड़ों के और कुछ न मिला। गोताखोरों के चीफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कयामत खेज धमाके की वजह से समंदर की तह में भी बड़ा शिगाफ पड़ गया है और रेत और कीचड़ मिक्स हो गया है, जिसकी वजह से आबदोज के कितने ही टुकड़े उस कीचड़ में फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने में वक्त लगेगा। ये रिपोर्ट मेरे लिए किसी हद तक तस्कीन तलब का बायस बनी। मुझे मनसूबाबंदी के लिए वक्त मिल गया था। सबसे बड़ा मसला मेरे सामने रेड बॉक्स को बरामद होने से पहले ही गायब करना था। इस मिशन के लिए मैं खुद समंदर में गोता लगाकर नीचे जाता और रेड बॉक्स को तलाश करके उसे किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल करता और या किसी गोताखोर को भारी रिश्वत देकर इस काम पर आमादा करता। मैं खुद समंदर में गोता नहीं लगा सकता था और किसी गोताखोर को रिश्वत के तौर पर रकम देने के लिए मेरे पास रकम नहीं थी। जहाँ जो नई सूरत हाल पैदा हो चुकी थी उसकी इत्तला मैं अपने बॉस को देकर उससे मशवरा भी नहीं ले सकता था। मेरा वायरलेस ट्रांसमीटर सेट पीछे कन्याकुमारी में था। अचानक मुझे ख्याल आया कि ये जदीद नेवल डॉकयार्ड है, जहाँ जरूर ऐसा ट्रांसमीटर मुझे मिल सकता है जिस पर मैं अपने बॉस से राब्ता पैदा कर सकता हूँ। मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी मालूम थी और रात के 10 बजे के बाद मैं किसी भी वक्त पाकिस्तान अपने बॉस से बात कर सकता था। अगरचे इसमें शदीद खतरा भी था, मगर इसके सिवा मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं बॉस से बात करने में कामयाब हो जाता हूँ तो मुमकिन है कि इतनी रकम का बंदोबस्त हो जाए कि मैं किसी बाहर वाले गोताखोर की खिदमत हासिल करके समंदर की तह से रेड बॉक्स को निकलवा कर गायब कर सकूं। उसी रोज दोपहर के खाने पर मिस्टर व्यास के अलावा रूसी मुशीर मिस्टर दमेजी भी मौजूद था। मैंने फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि रेड बॉक्स जितनी जल्दी समंदर से निकाला जाए हमारे लिए बेहतर होगा। दूसरी सूरत में तकरीबकार हमारी गिरफ्त से दूर होते चले जाएंगे। मिस्टर व्यास ने रूसी मुशीर की तरफ देखा। उसने कंधे उचकाते हुए अंग्रेजी में कहा, रिपोर्ट के मुताबिक समंदर में जो शगाफ पड़ा है वो कीचड़ से भरा हुआ है। हमें अब रेड बॉक्स इस कीचड़ में से तलाश करना होगा, जिसको वक्त लगेगा। उस जमाने में रेडार टेक्नोलॉजी ने अभी इतनी तरक्की नहीं की थी कि सोनार लहरों के जरिए कीचड़ की तह में रेड बॉक्स के सिग्नल नोट करके उसकी निशानदही हो सकती। उसे कीचड़ में बड़े बड़े आंकड़ों के जरिए ही निकालना था। मिस्टर व्यास और रूसी मुशीर से गुफ्तगू करते हुए मैंने अंदाजा लगा लिया था कि रेड बॉक्स तक पहुंचते पहुंचते कम से कम 1 हफ्ता जरूर लग जाएगा। रूस से भारी मशीनों का वहां आना मुश्किल था। गोताखोरों को बंदरगाह और बहरी इंजीनियरिंग कोर की मशीनरी से ही काम लेना था। मैंने फैसला कर लिया कि सबसे पहले मुझे पाकिस्तान में अपने बॉस से राब्ता करके उससे मशवरा करना होगा। पौंडीचेरी नेवल डॉकयार्ड का सिग्नल रूम सिक्योरिटी ऑफिस के पीछे एक कमरे में था, जिसके बाहर दिन रात पहरा लगा रहता था। बहुत जल्द मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि यहाँ से खुफिया सिग्नल नशर करना अपनी मौत को खुद गले लगाने के मुतरादिफ होगा। शहर में कहीं से कोई ट्रांसमीटर दस्तयाब नहीं हो सकता था, क्योंकि ट्रांसमीटर अपने पास रखना जुर्म था। जिस बैल्कनी में हम बैठे थे उसकी ढलान के सामने से एक सड़क बंदरगाह को जाती थी। वहां से मुझे बहरिया की एक छोटी जीप जाती दिखाई दी। जीप में ड्राइवर के साथ बहरिया का एक अफसर बैठा माइक हाथ में लिए वायरलेस पर बात कर रहा था। एकदम मुझे ख्याल आया कि मैं इस जीप से फायदा उठा सकता हूँ। इस किस्म की जीपें मैंने बंदरगाह पर अक्सर आते जाते देखी थी। इनमें छोटे वायरलेस सेट लगे थे। इस किस्म की एक जीप को मैं किसी बहाने यहाँ से निकाल कर खाड़ी की तरफ ले जा सकता था। मैं जिस ड्यूटी पर लगाया गया था वो मुझे इस बात की इजाजत देती थी कि मैं जीप को लेकर खाड़ी के इलाके का चक्कर लगा सकूं। अब सवाल ये पैदा होता था कि रात के 10 बजे से पहले मैं अपने बॉस से बात नहीं कर सकता था और इतनी रात गए जीप हासिल करने में अगरचे रुकावट पेश नहीं आ सकती थी, मगर शुबा पैदा होने की गुंजाइश जरूर थी। लेकिन ये मेरे मिशन और जिंदगी मौत का मसला था। चाहे कुछ भी हो, मैंने रात को जीप हासिल करने का प्रोग्राम बना लिया। खाने के बाद हम वापस बंदरगाह वाले दफ्तर में आ गए। दिल्ली से टंडन साहब ने मुझे फोन पर कुछ तफसीलात के बारे में पूछा। मैंने उन्हें इशाराती जबान में बता दिया कि जिस मकसद को लेकर मिस्टर व्यास यहाँ आए हैं उसमें कामयाबी के इम्कान 99% हैं और हम तखरीबकारों के पूरे ग्रुह को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने मिस्टर व्यास को भी टंडन साहब से अपनी बातचीत से आगाह कर दिया। मिस्टर व्यास तीसरे पैर वापस रेस्ट हाउस चले गए। रूसी मुशीर दमेजी पहले ही जा चुका था। ऑफिस में मैं और मद्रासी जेटी ऑफिसर अकेले रह गए। मुझे रात को
जीप लेकर जाना था। चुनांचे मैंने उसके लिए जमीन हमवार करनी शुरू कर दी और मद्रासी जेटी ऑफिसर से कहा कि मुझे शुबा है कि खाड़ी के पार अभी तक कुछ सिंधाली तखरीबकार छुपे हुए हैं। वो ताज्जुब से बोला, ये कैसे हो सकता है कैप्टन? ये इलाका तो हमने बिल्कुल साफ कर दिया है और वहाँ हमारे जवान ड्यूटी दे रहे हैं। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, फिर भी मुझे शुबा है। हम इंटेलिजेंस के महकमे के आदमी हैं, हमारी इतलात बड़ी दूर की होती है। बहरहाल तुम चौकस रहना। मेरा ख्याल है कि हमें उस तरफ गश्त बढ़ा देनी चाहिए। कुछ देर बातें करने के बाद मैं वापस अपने होटल में आ गया। मेरा रिवॉल्वर यकीनन कॉरिडोर वाले पाम के गमले के नीचे पड़ा था। उसे चेक करने का मौका नहीं था, मुझे उसकी जरूरत भी नहीं थी। खाना खाने के बाद मैं 9:30 बजे का इंतजार करने लगा। ठीक 9:30 बजे मैंने चीफ ऑफिसर को उसके घर फोन किया कि मैं खाड़ी की तरफ गश्त करना चाहता हूँ। मुझे शक है कि वहाँ कुछ तकरीबकार इस वक्त भी मौजूद हैं। तुम जेटी पर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से कह दो कि मेरे लिए एक जीप तैयार रखे। मद्रासी जेटी ऑफिसर ने मुझे हिदायत की कि रात का वक्त है, मुझे एहतियात से काम लेना चाहिए। मैंने फोन बंद करके तेजी से नीचे आकर टैक्सी पकड़ी और सीधा बंदरगाह पर आ गया। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रात की ड्यूटी पर था। वो शक्ल से मेरा शनासा था। मुझे वहाँ आते जाते और अफसरों से बातचीत करते देख चुका था। उसमें एक जीप मेरे हवाले कर दी। ये देखकर मैं ठिठका कि इस जीप में वायरलेस सेट नहीं लगा था। मैंने कहा, मुझे वायरलेस सेट वाली जीप चाहिए क्योंकि मैं पेट्रोलिंग ड्यूटी पर जा रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे जहाँ कोई हंगामी सिग्नल देना पड़ जाए। उसने फौरन वायरलेस वाली जीप मुहैया कर दी। मैं उसमें बैठा और स्टार्ट करके बंदरगाह से निकलकर खाड़ी की तरफ रवाना हो गया। रात का अंधेरा भी था और बंदरगाह के जहाजों और इमारतों में रोशनियां भी हो रही थीं। निस्बतन एक वीरान जगह पर आकर मैंने टीले के नशेब में जीप रोक दी। जहाँ अंधेरा था, मैंने वायरलेस सेट को ऑन किया और अपनी खास फ्रीक्वेंसी मिलाने की कोशिश शुरू कर दी। बहरिया का ये वायरलेस सेट काफी ताकतवर था। उस वक्त रात के 10:10 हो रहे थे। मैंने जीप की बत्तियां बुझा रखी थीं। एक बार फिर मैंने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा। वहां मेरे सिवा और कोई इंसान नहीं था। मुझे सेट पर अपने बॉस की तीखी आवाज सुनाई दी। वो अपना खास कोड वर्ड बार बार दोहरा रहा था। मैंने जल्दी से कोड वर्ड बोलकर अपनी शनाख्त करवाई और मरमूज अल्फाज में बॉस को रेड बॉक्स के बारे में बताया। बॉस ने कहा, हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि इतनी दूर तुम्हारी मदद कर सकें। तुम्हें हालात के मुताबिक खुद ही इस मसले से निपटना होगा, लेकिन रेड बॉक्स हर हालत में गायब करो। ये बहुत जरूरी है। बॉस को मुझे ये तलकीन करने की जरूरत नहीं थी। ये मेरी भी जिंदगी मौत का मामला था। बॉस ने कहा, तुम बड़ी नाजुक पोजीशन में हो। मुझे सिग्नल देते वक्त होशियार रहो। कोशिश करो कि मुझसे कम से कम बात करो। ओके। और सिग्नल का राब्ता खत्म कर दिया गया। मैंने बटन ऑफ करके रिसीवर सेट के साथ लगा दिया। एक ठंडा सांस भरा और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाना ही लगा था कि ख्याल आया, जहां माचिस की रोशनी करना खतरनाक साबित हो सकता है। मैंने सिगरेट पैकेट में डालकर डिब्बी वापस जेब में रखी। मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई आदमी झाड़ियों में भागा हो। मैं उछलकर जीप से बाहर निकला और जिधर से आवाज आई थी उधर को दौड़ा। खाड़ी के पानियों में एक जहाज की रोशनियां सावल के दरख्तों पर पड़ रही थी। मैंने एक इंसानी साए को नशेब में सावल की तरफ भागते देखा। अब वो मुझसे बचकर नहीं जा सकता था। यकीनन उसने मुझे ट्रांसमीटर पर बातें करते देख लिया था। हाँ, मैं मरमूज जबान नहीं बातें कर रहा था। फिर भी अगर कोई बहरिया का आदमी था तो मैं मुसीबत में फंस सकता था। बहुत जल्द मुझे अंदाजा हो गया कि वो मुझसे तेज नहीं भाग सकता। चंद एक छलांगों में मैं उसके सर पर था। मैंने अपने आप को उसके ऊपर गिरा दिया और उसकी गर्दन को अपने बाजू के शिकंजे में ले लिया। मैं उसे झटका देकर हलाक करने ही वाला था कि मुझे महसूस हुआ कि उसकी गर्दन एक तरफ को अपने आप ढलकती जा रही है। पहले तो मैं ये समझा कि ये कमजोर सा आदमी है, हो सकता है गर्दन में मेरे बाजू के पड़ते ही उसका हार्ट फेल हो गया हो। मगर जब मैंने उसे गौर से देखा तो उसके होंठों से सफेद झाग निकलना शुरू हो गया था। मैंने बाजू उसकी गर्दन से निकाल लिया। उसकी गर्दन ढलक गई थी। वो मर चुका था। ये यकीनन सिन्हाली तकरीबकार था जिसने ये देख कर कि अब वो जिंदा बच नहीं सकता, कोई जहरीला कैप्सूल खा लिया था। उसका जिस्म दुबला पतला और घुंघराले स्याह बाल सिन्हाली लोगों की तरह थे। मैंने उसे उठाकर कांधे पर रखा और अपनी जीप में डाल दिया। फिर उसकी वर्दी की तलाशी ली। उसकी जेब से सिवाय एक माचिस और बीड़ियों के आधे इस्तेमाल शुदा बंडल के और कुछ बरामद न हुआ। मैं उस तकरीबकार की लाश को बंदरगाह वाले ऑफिस में ले आया और मद्रासी जेटी ऑफिसर को फोन करके वहां बुला लिया। उसने लाश देखी तो फौरन बोला, ये सिन्हाली है। मैंने एक सिन्हाली तकरीबकार को पकड़ा था। मेरी कारकर्दगी की मिस्टर व्यास ने भी अगले रोज तारीफ की। अफसोस सिर्फ ये था कि तकरीबकार जहर खाकर खुदकुशी करने में कामयाब हो गया था। इस वारदात ने वहां मेरे एतमाद में इजाफा कर दिया। अब मैं जिस वक्त चाहे जीप लेकर राउंड पर निकल सकता था, लेकिन अब मुझे उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि बॉस ने मुझे किसी भी किस्म की मदद पहुंचाने से माजूरी का इजहार किया था और मुझे उनसे ट्रांसमीटर पर फौरी राब्ता पैदा करने की कोई खास जरूरत नहीं थी। दूसरे रोज भी खाड़ी के समंदर में रेड बॉक्स की तलाश जोरों
शोर से जारी रही। समंदर की तह से क्रेन की मशीन कीचड़ भरे फौलादी टुकड़े बाहर निकाल रही थी। गोताखोर थोड़ी थोड़ी देर बाद नीचे जाते थे। मैं बेहद मुस्तरिब था। किसी भी वक्त कीचड़ में फंसा हुआ रेड बॉक्स बाहर निकाला जा सकता था। उस रोज 2 घंटे तक काम हुआ और गोताखोरों ने दूसरे रोज के लिए काम मुलतवी कर दिया। ये बड़ा जान जोखों का काम था और पानी में उतरकर कीचड़ को खंगालने में काफी मेहनत करनी पड़ती थी। ज्यादा देर तक गोताखोर समंदर में रह भी नहीं सकते थे। मैंने उस रोज के लिए खुदा का शुक्र अदा किया और दोपहर को खाना खाने अपने होटल में आकर सोचने लगा कि मुझे क्या लाएअमल इख्तियार करना चाहिए। वक्त गुजरता जा रहा था। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मुझे जो कुछ भी करना था जल्द ही करना था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सोच के आसमान पर धुंध छा रही थी। कोई मंसूबा वाज़े और साफ होकर सामने नहीं आ रहा था। जब मेरे जहन में कोई तरकीब ना आई तो तंग आकर मैंने फैसला कर लिया कि किसी गोताखोर से राब्ता पैदा किया जाए, उसे भारी रिश्वत की पेशकश करके अपने साथ में लाने की कोशिश करूं। अगर वो राजी हो गया तो फिर रुपयों का बंदोबस्त कर लूंगा, क्योंकि वक्त बेहद कम था। किसी वक्त कुछ भी हो सकता था। रेड बॉक्स की तलवार मेरे सर पर लटक रही थी और अब उसकी नोक मेरे सर को छूने लगी थी। मैंने गोताखोरों की शक्लें अपनी आंखों के सामने लानी शुरू कर दी। उनमें एक मरहट्टा था, बड़ा खामोश तबा और कमजोर सा। वो मेरे दाम में फंस सकता था। दूसरे दिन सुबह 10 बजे काम शुरू होना था। मैं दिल में नया मंसूबा लिए बंदरगाह पर पहुंच गया। मिस्टर व्यास और जेटी ऑफिसर वहां पहले से मौजूद थे। हम स्टीमर में बैठकर क्रेन वाले बड़े ट्रेलर पर आ गए। गोताखोर समंदर में गोता लगाने की तैयारियां कर रहे थे। क्रेन का कुंडा समंदर में गिरा दिया गया था। मैं और मिस्टर व्यास और जेटी ऑफिसर लोहे की कुर्सियों पर बैठ गए। मेरी निगाहें उस मरहट्टे गोताखोर पर जमी हुई थी जिस पर मुझे अपना जाल फेंकना था। यह कमजोर सा मरहट्टा गोताखोर अपने एक साथी की मदद से चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क चढ़ा रहा था। उस वक्त कोई बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने सोचा कि जब काम से फारिग हो जाएगा तो उसके क्वार्टर पर जाकर मुलाकात करूंगा और उसे वहां से निकाल कर किसी गुमनाम जगह पर ले जाकर बड़े तरीके से उसके दिल को टटोलूंगा। मैंने उसे 1 लाख रुपया रिश्वत देने का फैसला किया था। दिल्ली वाले बैंक में मेरे हिसाब में 10-15 हजार रुपए जमा थे। वो मैं उसकी पौंडीचेरी वाली शाख से निकलवा कर उसे पेशगी अदा कर सकता था। मेरे देखते ही देखते 2 गोताखोर समंदर में उतर गए। इनमें मेरा टारगेट यानी मरहट्टा गोताखोर भी था। मिस्टर व्यास कहने लगा, अगर आज हम अपने मिशन में कामयाब ना हुए तो मुझे बंबई से दूसरे गोताखोर मंगवाने पड़ेंगे। वो लोग बाहर के तरबियत याफ्ता हैं। मैंने कहा, भगवान ने चाहा तो आज हमें रेड बॉक्स जरूर मिल जाएगा। मैंने ये बात बादिल खास्ता कही थी, मगर शायद वो कबूल दुआ की घड़ी थी। अचानक क्रेन वाली रस्सी जोर जोर से हिली। क्रेन ने काम शुरू कर दिया। उसके साथ ही दोनों गोताखोर पानी से बाहर आ गए। ट्रेलर पर आते ही उन्होंने मास्क उतारा और हाँपते हुए उनमें से एक बोला, रेड बॉक्स मिल गया है। मेरे पाँव के नीचे से ट्रेलर का जैसे तख्ता निकल गया हो। मैंने लोहे की कुर्सी के बाजुओं को मजबूती से पकड़ लिया। मेरे पाँव ठंडे हो गए थे। मिस्टर व्यास खुशी से उछल पड़ा। जेटी ऑफिसर भी उठकर खड़ा हो गया। इतने में क्रेन की जंजीर के साथ बंधा हुआ लोहे का एक जालीदार थैला समंदर से बाहर निकला, जिसके अंदर क्रिकेट की गेंद से दुगनी साइज का एक सुर्ख गोला पड़ा था। यही रेड बॉक्स था, यानी मेरी मौत का परवाना। मुझे यूं लगा जैसे ये एक जबरदस्त ताकत वाला टाइम बम है जो मेरे जिस्म के साथ बांध दिया जाएगा और फिर वो फटकर मेरे जिस्म के पुर्जे उड़ा देगा। मिस्टर व्यास और जेटी ऑफिसर के साथ मुझे भी रेड बॉक्स मिल जाने की खुशी में मुसरत का इजहार करना पड़ा। मिस्टर व्यास ने जेटी ऑफिसर से कहकर उसी वक्त स्पेशल सिक्योरिटी स्क्वाड को वहां मंगवा लिया। उनकी हिफाजत ने रेड बॉक्स को प्लास्टिक के लिफाफे में बंद करके पहले बंदरगाह के सिक्योरिटी ऑफिस में पहुंचाया। हम भी उसके साथ थे। सफेद प्लास्टिक के लिफाफे में से रेड बॉक्स का गेंद एक सुर्ख अंगारे की तरह मुझे घूर रहा था। जहां मिस्टर व्यास ने अपनी निगरानी में रेड बॉक्स को चमड़े की थैली में बंद करके उस पर मोहर लगाई और कहा कि ये रेड बॉक्स मेरे रेस्ट हाउस वाले कमरे में रहेगा। कल मैं इसे लेकर मद्रास जाऊंगा, जहां इसके अंदर मौजूद फिल्म की स्क्रीनिंग होगी। मेरी तबाही के सामान हो चुके थे। अब मुझे सर धड़ की बाजी लगानी थी। मेरे तबाहकुन कमांडो एक्शन का वक्त आ गया था। मेरे पास सिर्फ एक रात थी। उस एक रात में मेरी जिंदगी या मौत का फैसला होना था। रूसी मुशीर दमेजी भी रेड बॉक्स की बाजियाबी का सुनकर वहां आ गया। वो भी बहुत खुश था। रेड बॉक्स के थैले को हिफाजती मुसल्लह गार्ड की निगरानी में रेस्ट हाउस में पहुंचा दिया गया। मिस्टर व्यास ने थैले को लोहे की अलमारी में सबके सामने रखा और फिर ताला लगाकर चाबी अपने बटवे में रख ली। रूसी मुशीर ने मिस्टर व्यास को मशवरा दिया कि रेड बॉक्स के थैले को किसी बैंक के लॉकर में रखवा देना चाहिए। मैं सन्नाटे में आ गया, मगर मिस्टर व्यास ने जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी से काम लेते हुए कहा, हम इसे यहाँ से बाहर ले जाने का खतरा मोल नहीं ले सकते मिस्टर धमेजी। रेड बॉक्स मेरी आंखों के सामने रहेगा। उसने उसी वक्त दिल्ली और मद्रास टेलीफोन करके खुफिया इशारों में रेड बॉक्स मिलने की इत्तला दी। मैं अभी रेस्ट हाउस में ही था कि दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से टंडन साहब का फोन आ गया। उन्होंने मुझे खास तौर पर हिदायत की कि मैं जाती तौर पर रेड बॉक्स की हिफाजत का ख्याल रखूं और किसी पर भरोसा न करूं। मैंने दिल में कहा कि ऐसी हिफाजत करूंगा कि तुम लोग सारी उम्र याद रखोगे।
मैंने टंडन साहब को यकीन दिलाया कि रेड बॉक्स इंतहाई महफूज है और अब तखरीबकार ग्रोह के सारे लोग पकड़ लिए जाएंगे। कल मद्रास की सरकारी लेबोरेटरी में असल मुजरिम हमारे सामने आ जाएगा। टंडन ने मुझे और मिस्टर व्यास को मुबारकबाद दी और एक बार फिर खुफिया अल्फाज में रेड बॉक्स की हिफाजत की हिदायत की। दोपहर का खाना मैंने वहीं रेस्ट हाउस में मिस्टर व्यास, जेटी ऑफिसर और रूसी मुशीर के साथ ही खाया। फिर आराम करने का कहकर मैं अपने होटल में आ गया। खेल का पांसा पलट चुका था। अब मुझे किसी दूसरी लाइन पर सोचना था, बल्कि सोचने का वक्त निकल गया था। मुझे उसी रात कमांडो एक्शन करना था और मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना होगा।